हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं एड्रिनल ग्लैंड। दोस्तों, एड्रिनल ग्लैंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बात किया हुआ था पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में और हम लोगों ने बात किया था वहाँ पे कई और तरीके के डिफरेंट ग्लैंड्स के बारे में। तो आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 वीडियो देख लीजिएगा और साथ में इस वीडियो को भी आप एंजॉय करिएगा। तो यहाँ पे जो सबसे पहली बात हम लोग एड्रिनल ग्लैंड में जहाँ देखते हैं वो ये देखते हैं कि आखिर ये ग्लैंड किस पोजीशन पे होती है। तो ये पोजीशन जानना हमारे लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है। तो पेयर्स में, मतलब कि जो हमारे एड्रिनल ग्लैंड होते हैं वो बेसिकली हमें पेयर्स में दिखाई देते हैं और ये हमें 1 पेयर तकरीबन दिखाई देते हैं, 1 और 2। एक लेफ्ट साइड में होता है और एक हमारा राइट साइड में होता है। तो यहाँ पे क्या है कि ये तो हो गया ऊपर ऊपर स्ट्रक्चर की बात, लेकिन जब हम लोग आगे आते हैं काफ़ी लेयर्स देखने को मिलती हैं और यही वो लेयर्स होती हैं जहाँ से हमारे जो हार्मोन्स होते हैं, इसी लेयर्स के अंदर काफ़ी स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं जो कि बेसिकली हमारे यही वो रीज़न होता है जहाँ से हमारे हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग जोन होते हैं, अलग अलग रीज़न है जहाँ से हमारे डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन सिक्रीट होते हैं जो कि वेरियस टाइप के फंक्शन करते हैं, अलग अलग तरीके के फंक्शंस को ऑपरेट करते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको सबसे पहली बात ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे जो सबसे पहली चीज़ लिखी हुई है वो लिखी हुई आवर बॉडी हैज़ 1 पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। हमारी बॉडी में तकरीबन 1 पेयर एड्रिनल ग्लैंड होती है और दोनों क्या होते हैं, हमारे किडनी के ऊपर सिचुएटेड होते हैं। जब हम इनको जूम किया तो इनमें हमें 2 रीज़न ज़्यादा देखने को मिले, 2 सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न देखने को मिलते हैं। वो मिलता है कॉर्टेक्स और एक मिलता है मेडुला। यहां से लेकर के यहां तक का जो रीजन होता है वो होता है हमारा कॉर्टेक्स। क्या होता है? कॉर्टेक्स होता है। जबकि यहाँ पे जो छोटा सा रीजन आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा बेसिकली मेडुला होता है। अब ये जो आपके जोना रेटिकुलरिस है, फेसिकुलेटा है, ग्लोमेरुलोसा है, ये सारे रीजन जो हैं वो आते हैं हमारे कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स में। जबकि मेडुला की बात करूं तो ये हमारा अलग रीजन है, एड्रिनल मेडुला। ठीक, तो यहाँ पे मैंने सब कुछ स्ट्रक्चर बता दिया है कि यहाँ से यहाँ तक का जो स्ट्रक्चर है ये हमारा बेसिकली ये रहा। ठीक है, ये हमारा कैप्सूल है, ये हमारा एड्रिनल कॉर्टेक्स है जिसके अंदर ये आएगा। और ये देखो आप, इसकी जो डायमीटर्स है, अब मैं कह दूँ इसकी जो साइज है वो काफ़ी बड़ी दिख रही है जोना मेडुला के, सॉरी एड्रिनल मेडुला के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ तो। एड्रिनल मेडुला कोई बहुत ही ज़्यादा बड़ी नहीं होती लेयर, ये आपकी छोटी लेयर होती है, तो इसलिए ये हमें इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये है प्रॉपर स्ट्रक्चर जो कि आपको जानना है। पहली चीज़, ये हमारे किडनी के ऊपर होते हैं, 1 पेयर में होते हैं दोनों तरफ, लेफ्ट और राइट साइड में। उसके बाद इनमें हमें 2 लेयर्स देखने को मिलती है, एक हमें देखने को मिलती है कॉर्टेक्स और एक हमें देखने को मिलती है एड्रिनल मेडुला। अब हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स की। तो यहाँ पे हम लोग जैसे बात कर रहे हैं कि कौन कौन से हमारे कॉर्टेक्स के रीजन होते हैं, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले लिया हुआ है कॉर्टेक्स के रीजन को। कॉर्टेक्स के रीजन में मैंने आपको क्या बताया कि कौन कौन से रीजन आते हैं, कैप्सूल, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा, जोना रेटिकुलरिस और उसके बाद यहाँ पे सबसे नीचे आपको मेडुला जो कि अलग रीजन है, एड्रिनल मेडुला। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें बात करना है एड्रिनल कॉर्टेक्स को लेकर के कि आखिर ये जो हमारा एड्रिनल कॉर्टेक्स है ये क्या होता है और इसके जो डिफरेंट रीजन है वो क्या क्या चीज़ें सिक्रीट करते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ना वो ये बात करते हैं कि आखिर ये जो हमारा हार्मोन्स है जोना ग्लोमेरुलोसा जो सेल मिनरलोकॉर्टिकॉइड सिक्रीट करेगी। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करते हैं, पहले एक बार इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स प्रोड्यूस 3 काइंड ऑफ हार्मोन्स। स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं जिसमें मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स होता है जो कि जोना ग्लोमेरुलोसा सिक्रीट करती है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होता है जो कि जोना फेसिकुलेटा सिक्रीट करती है और बहुत ही थोड़े अमाउंट में सेक्स हार्मोन्स भी सिक्रीट करते हैं, एड्रिनल एंड्रोजन सिक्रीट होता है जो कि जोना रेटिकुलरिस सिक्रीट करती है। और ऐसे हार्मोन्स सिक्रीटेड बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स और ऐसे हार्मोन्स जो कि एड्रिनल कॉर्टेक्स के थ्रू सिक्रीट होते हैं वो कहलाते हैं कॉर्टिकॉइड्स। तो कॉर्टिकॉइड्स क्या होते हैं? जो भी हमारे एड्रिनल कॉर्टेक्स के थ्रू सिक्रीट होते हैं। अब आती है बात समझ में कि आखिर इस एड्रिनल हार्मोन्स की जरूरत पड़ती कहां पे, कैसे ये काम करते हैं, इसको जानना जरूरी है। देखिए क्या होता है कि जब आपके बॉडी के अंदर सिचुएशंस ऐसी हो जाए, ठीक है ना, जब भी बॉडी के अंदर सिचुएशंस ऐसी हो जाए कि कुछ हार्मोन्स की जरूरत पड़नी ही पड़नी है, मतलब कि मैं आपको कह दूं कि आपकी बॉडी के अंदर जो भी फंक्शंस होते रहते हैं पर आवर पर मिनट, वो कहीं ना कहीं हार्मोन्स पे डिपेंड होते हैं। जैसे आपने इंसुलिन और ग्लूकागॉन का देखा, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया कि ग्लूकागॉन का लेवल ज़्यादा होगा, ठीक है ना,
तो इंसुलिन अपने आप आनी है उसको रोकने के लिए। इंसुलिन का लेवल ज़्यादा होगा तो ग्लूकागॉन उसको रोकने के लिए आने वाला है। ये बात आपको क्लियर मैंने बता दी कि दोनों एक दूसरे के कंपैरिजन में होते हैं। तो यहाँ पे भी वो सिचुएशंस बॉडी के अंदर होनी ज़रूरी भी होती है, क्योंकि अगर वो सिचुएशन नहीं हुई तो बॉडी का होम्योस्टेसिस मेंटेन नहीं होगा, मतलब बॉडी बैलेंस नहीं। कहने का मतलब ये है कि जब आप पानी पीते हो, पानी पीना भी ज़रूरी है और यूरिन का एक्सक्रीशन करना भी ज़रूरी है। क्लियरली समझ रहे हो ना मेरी बात? तो यहाँ पे यही चीज़ें हैं, पानी आप पीते भी हो, साथ में यूरिन के साथ में थोड़े से अमाउंट में आप वाटर भी रिलीज करते हो। कहने का मतलब है दोनों चीज़ों की रिक्वायरमेंट हमें है। तो यहाँ पे जब बॉडी के अंदर ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि हमारे बॉडी का जो ब्लड प्रेशर होता है, जो बॉडी की जो आर्टेरियल प्रेशर होता है, ठीक है ना, जब बॉडी के अंदर से वाटर का जो एब्जॉर्प्शन है, वाटर का जो कंसंट्रेशन है, जो वाटर का रिटेंशन है, जब वो कम हो जाता है, ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें जब ऐसी सिचुएशन होती है, सोडियम आयंस का जो रीअब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाना, मतलब आप ध्यान सुनना मेरी बात। मान लो कि आपकी यूरिन है, ठीक है ना, आपका यूरिनेशन होना है, मतलब कि मान लो आपका ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन होना है, आपकी यूरिन का एक्सक्रीशन होना है। उसके लिए आपको जरूरी रिक्वायरमेंट क्या क्या बचाना होता है, पहले आप ये बताओ। आपको बचाना होता है सबसे पहली चीज़ भाई ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सोडियम, वाटर, ठीक है, इतनी चीज़ें बचानी होती हैं। लेकिन किसी कारणवश ये हो जाए कि आपकी ये सारी चीज़ें एब्जॉर्ब करने बंद हो जाए या फिर कम हो जाए, तो इस कंडीशन में एक हार्मोन्स एक्टिवेट होता है। उस हार्मोन्स को एक्टिवेट करना ज़रूरी होता है, जैसे कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। तो यहाँ पे यही बात करेंगे कि आखिर हमारी किडनी इस हार्मोन्स का सिक्रीशन कब करती है, कैसे करती है, इसके बारे में बात करेंगे। द लॉस ऑफ प्रेशर एज बैरोडिसेप्टर इज कैरोटिडॉइड्स इफरेंट सिग्नल ट्रांसमिट बाय पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक नर्व टू हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। अगर कहीं से प्रेशर क्या हो जाए, कम हो जाए, तो कैरोटिड साइनस क्या करती है कि ट्रांसमिट करती है सिग्नल्स को और ब्लड वेसल्स और हार्ट को, ताकि हमारा इट कैन ऑल्सो बी एक्टिवेटेड बाय डिक्रीज इन द फिल्ट्रेट सोडियम क्लोराइड। और ये कब एक्टिवेट होती है? ये तभी कैरोटिड साइनस एक्टिवेट होती है जब आपके बॉडी के अंदर इट कैन ऑल्सो बी एक्टिवेटेड बाय डिक्रीज इन द फिल्ट्रेट सोडियम क्लोराइड। जब बॉडी के अंदर जो फिल्टर होना है सोडियम क्लोराइड, जो रिएब्जॉर्प्शन होना है, ठीक है ना, जब वो क्या हो जाए, कम हो जाए। जब वो कम हो जाएगा उस लो को, और वो किस जगह पे होता है, वो होता है तब वहां की जो सेल होती है जिसका नाम है मैक्यूला डेंसा। कहाँ पे होती है ये? जहां पे हमारा ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन हो रहा होता है, मतलब रेनल मतलब किडनी के पास में। किडनी में जो चीजें होती हैं, जहां पे होता है किडनी में नेफ्रॉन के पास में ही क्या होता है, हमारा ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन होता है, राइट। अगर आपने नहीं देखा है तो डब डायग्राम बना लो, वहीं पे होता है मैक्यूला डेंसा सेल होती है। यहीं पे जो मैक्यूला डेंसा होती है वो सिग्नल्स देती है जक्स्टा ग्लोमेरुलस सेल को कि भाई आप रेनिन रिलीज करो, क्योंकि बॉडी में क्या है कि ब्लड वेसल्स में प्रेशर डिक्रीज हो गया है, सोडियम आयन का जो रीअब्जॉर्प्शन है वो डिक्रीज हो गया है, और वाटर का जो रीअब्जॉर्प्शन है कलेक्टिंग डक्ट से वो क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है। तो तुरंत बॉडी ने इंफॉर्मेशन दी, यहाँ की जो सेल थी मैक्यूला डेंसा ने वो इन्फॉर्मेशन दी जक्स्टाक्राइन को कि भाई आप रेनिन बनाना शुरू करो। क्योंकि भाई देखो सोडियम वगैरह का एब्जॉर्प्शन कहाँ होना है, इसी रीजन में होना है, किडनी में होना है ना। तो किडनी में ही वो करने के लिए इनको क्या करना है कि यहाँ की सेल ने तुरंत इंफॉर्मेशन दी कि तुम रेनिन बनाना शुरू करो। जब यहाँ पे जैसे ही ये जक्स्टाक्राइन सेल ने रेनिन बनाने को बोला किडनी को, रेनिन बनाया, दूसरी तरफ जो लीवर थी, लीवर भी एंजियोटेंसिनोजेन नाम के केमिकल को बनाती है और सिक्रीट करती है। तो एंजियोटेंसिनोजेन कौन सिक्रीट करता है? लीवर यहाँ पे एंजियोटेंसिनोजेन को सिक्रीट करती है, इधर से रेनिन सिक्रीट होती है, और दोनों आपस में मिलते हैं और बना लेते हैं एंजियोटेंसिन 1। एंजियोटेंसिन 1 एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होता है जो कि बाद में मिलता है ACE से, और ACE सिक्रीट होती है किडनी की एपिथेलियल सेल से और पल्मोनरी मतलब कि लंग्स वगैरह के एपिथेलियल सेल से। ACE सिक्रीट होती है एंजाइम जो कि रिएक्शन करती है एंजियोटेंसिन से, और ये बना लेती है एंजियोटेंसिन 2। एंजियोटेंसिन 2 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिकर्सर मॉलिक्यूल्स होता है, बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल होता है, जो कि आगे जाकर के बहुत सारे वेरियस फंक्शंस करता है, जैसे कि सिंपैथेटिक एक्टिविटी को प्रमोट करते हैं। अब सिंपैथेटिक एक्टिविटी जो होती हैं ये हमारे जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स वगैरह होते हैं वहाँ पे जाकर के काम करते हैं। उसको भी मैं आगे मेंशन करूंगा जब आपसे दूसरे हार्मोन्स के बारे में बात करूंगा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के बारे में बात करूंगा। तो उसके बाद साथ में एंजियोटेंसिन 2 क्या करती है कि जो NaCl का जो
घटा रहता है उसको क्या कर देती हैं, इंक्रीज करती है। रीएब्जॉर्प्शन शुरू कर देती हैं, सोडियम आयन और क्लोरीन आयन का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, सोडियम आयन का और क्लोरीन आयन का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, जबकि पोटेशियम आयन क्या हो रहा है, बाहर निकलेगा, एक्सक्रीट होगा बॉडी के, जबकि जो H2O है वो भी क्या होगा, बॉडी में एब्जॉर्ब किया जाएगा। ठीक है ना। जब ये सारी चीजें बॉडी, ये हमारी बॉडी का पार्ट है, मतलब ये हमारी कैपिलरीज है, ब्लड कैपिलरीज हैं, ठीक है ना। जब इनके अंदर ये सारी चीजें बढ़ जाएंगी, इंक्रीज जाएंगी, देन भैया यहां पे जाकर के इंफॉर्मेशन क्या कर, भैया आप बस करो, काम हमारा क्या हो चुका है, मेंटेन हो चुका है, अब रेनिन के सिक्रीशन को बंद कर दो। तो यहां से क्या हुआ है कि सब कुछ क्या होगा, एब्जॉर्ब होना शुरू, रीएब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा, ताकि जो हमारा सोडियम और पोटेशियम आयन है वो मेंटेन हो सके। वाटर एंड सॉल्ट रिटेंशन इफेक्टिव सर्कुलेटिंग वॉल्यूम इंक्रीज, प्रोफ्यूजन ऑफ जुक्स्टाग्लोमेरुलर ऑपरेटर्स इंक्रीज। ठीक है ना। ये सारी चीजें क्या होगी, सर्कुलेटरी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, रिटेंशन इफेक्टिव हो जाएगा, वाटर और सॉल्ट इंक्रीज हो जाएगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पे क्या हो जाएंगी, मेंटेन हो जाएंगी। और वो काम किसके द्वारा, एंजियोटेंसिन के कारण हो रहा है और एल्डोस्टेरॉन के कारण हो रहा है, क्योंकि यही एंजियोटेंसिन आगे जाकर के किसको एक्टिवेट करेगी, एल्डोस्टेरॉन, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स के ग्लैंड कॉर्टेक्स ग्लैंड के मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स के एल्डोस्टेरॉन को एक्टिवेट करेंगी। यही एल्डोस्टेरॉन ये सारे प्रोसीजर्स को क्या कर देगा, दोबारा से मेंटेन कर देगा, दोबारा से होम्योस्टेसिस को मेंटेन करेगा, बॉडी में जो भी चीजें घटी हैं वो मेंटेन कर देगा। साथ में एंजियोटेंसिन क्या काम करता है कि हमारे ब्लड का जो आर्टरियम होती है उसके प्रेशर को भी क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। और प्रेशर को कैसे इंक्रीज करेगा, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन के थ्रू। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन के थ्रू मतलब ब्लड का जो हमारा जो आर्टरियम होती है इसकी वॉल्यूम कम करेगा। कैसे कम करेगा, जैसे मान लो अगर कोई वाटर है, तुम्हें पाइप में कोई पानी बह रहा है, अगर तुम्हें पानी को दूर तक ले जाना है तो आप क्या पाइप को दबा देते हो, पाइप को इसलिए दबा दो क्योंकि उसके वॉल्यूम को क्या हो जाए, उसका वॉल्यूम कम हो जाए, जिससे कि उसमें प्रेशर बढ़ जाए। तो यही चीज यहां पे ये भी क्या करते हैं, इसके जो अंदर के जो प्लेस होता है उसको नैरो कर देते हैं, कम करते हैं, भर देते हैं थोड़ा सा, तो ये पतली सी हो जाती है। जब ये पतली हो जाती है तो पतले में ज्यादा तेजी से साथ ब्लड क्या होता है, फ्लो कर सकता है। तो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन मतलब ब्लड वेसल को नैरो कर देना। जब नैरो कर देते हैं तो ज्यादा से ज्यादा जो हमारा वाटर होता है वो यहाँ जो ब्लड होता है उसका प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाता है। दूसरी तरफ एंजियोटेंसिन का क्या काम होता है, एडीएच सिक्रीशन। एडीएच का क्या करना, सिक्रीशन करना। एडीएच जब सिक्रीट होता है, एंटीडायोटिक हार्मोन जब सिक्रीट होता है, तो इसका काम होता है H2O का रीएब्जॉर्प्शन करना। मतलब जो हमारे कलेक्टिंग डक्ट होता है, जब यूरिन का सिक्रीशन का जब फाइनल स्टेप होता है तो यूरिन कहां पे जाकर इकट्ठा होती है, कलेक्टिंग डक्ट में। तो वहां से जो वाटर का एब्जॉर्प्शन कैपिलरीज करती हैं वो काम करने को प्रमोट करते हैं एडीएच, और इसको कौन प्रमोट करता है, एंजियोटेंसिन। तो ये थे जो हमारे ये हार्मोन्स, एल्डोस्टेरॉन होता है और कैसे ये एक्टिवेट होते हैं, ये भी मैंने यहां पे बात आपको बता दी। तो आपको ये डायग्राम CSIR के लिए भी, नीट के लिए भी ध्यान में रखना है कि आखिर इनका क्या क्या फंक्शन होता है, और एड्रिनल ग्लैंड का ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन माना जाता है। अगर मैं नेक्स्ट की बात करती तो यहां पे हम लोग बात करेंगे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की। अब देखिए ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या होता है, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के बारे में अगर मैं कहूं तो इट इंक्रीज रेट ऑफ प्रोटीन ब्रेकडाउन। ये क्या काम करेगी कि बॉडी के अंदर जो भी प्रोटीन्स वगैरह है ना, वो जो ब्रेकडाउन होगा बॉडी के अंदर, उसको बॉडी में प्रोटीन का ब्रेकडाउन करेगी, जिससे कि अमीनो एसिड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जब अमीनो एसिड बढ़ जाएगी बॉडी के अंदर, उसके साथ में एक काम और कर देगी कि सेल्स को इनहिबिट कर देगी, भैया आप अमीनो एसिड नहीं लेना, ये ब्लड में ही रहनी चाहिए। और जब ये अमीनो एसिड ब्लड में पड़ी रहती तो ये उसी अमीनो एसिड से क्या काम करते हैं कि ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू अमीनो एसिड को ग्लूकोज में ब्रेक डाउन कर देते हैं, जिससे उसका कंसंट्रेशन ग्लूकोज का ब्लड के अंदर बढ़ जाता है। साथ में जो भी हमारे एडिपोज टिश्यू होते हैं उनसे भी लिपिड्स वगैरह को ये सिक्रीट करवाना शुरू कर देती है, और कहती भैया ऐसा करो, आप लिपिड वहां से सिक्रीट करो, क्योंकि आप लिपिड सिक्रीट करोगे मैं उसको ब्रेक करूंगा और उससे भी मैं ग्लूकोज बनाऊंगा। मतलब कि ग्लूकोनियोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है, जिसका मतलब होता है नॉन कार्बोहाइड्रेटिंग एजेंट से ग्लूकोज बना लेना, तो वो काम भी ये करती हैं। कौन करता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है ना। तो ये भी काम करते हैं। इट वर्क्स इन मेनी वेज टू प्रोवाइड रेजिस्टेंट टू स्ट्रेसेस। साथ में ये क्या काम करती हैं कि ये प्रोवाइड रेजिस्टेंट टू स्ट्रेसेस। ये ऐसे टाइम पे काम करती है जब हमारी बॉडी काफी स्ट्रेस में होती है, तो आप निकलने की कोशिश करते हो, दिलासा देने की कोशिश करते हो। उसके साथ में इंक्लूडिंग एक्सरसाइज, जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आप में क्या होता है, आप में थोड़ा सा वो उमंग होना चाहिए, क्या कहते हैं उसको, वो थोड़ा सा आपको एक्साइटमेंट होनी चाहिए उस चीज के लिए, ताकि आप एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर सको, एक्सरसाइज कर सको। तो उस टाइम पे भी आपकी सांसें वगैरह तेज होती है, आपको ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज चाहिए होता है, ठीक है ना, ठीक है ना। ग्लूकोज चाहिए, ग्लूकोज तभी तो मिलेगा जब आपके ब्लड के अंदर होगा। तो ब्लड के अंदर होगा तो इंसुलिन क्या काम करेगी, उसको सेल के अंदर लेकर के जाएगी, है ना। ग्लूकागॉन
ठीक है, क्लियर, पिछला वाला लेक्चर देख लेना। उसके बाद फास्टिंग, फ्राइड एंड ब्लीडिंग इन्फेक्शन, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने चारों टर्म को एक साथ ले लिया। इसमें क्या है कि जैसे आप मान लो कहीं भी फास्ट रखते हो या फिर आपके अंदर बॉडी के अंदर भी आपने आज काम नहीं किया हुआ है, खाना नहीं खाया हुआ है, तो ये उस टाइम पे भी आपके बॉडी को टेम्परेरीली ग्लूकोज प्रोवाइड करा देते हैं, क्योंकि फैट्स वगैरह का ब्रेक डाउन कर देते हैं। एक काम फ्राइड के टाइम पे भी आपको, जैसे आपको डर लग जा रहा है या फिर ब्लीडिंग के टाइम पे, फिर इन्फेक्शन के टाइम पे, हर वक्त मान लो भाई आपको कहीं पे जख्म लग गया या फिर कहीं पे आपको घाव लग गया, तो उस टाइम पे क्या करेंगे, उस ऐसी कंडीशन बॉडी को मेंटेन कराएंगे कि भाई वो बहुत ही तेजी से वो मेडिसिन आपके बॉडी के अंदर रिस्पॉन्स करना शुरू कर देगी। तो ये काम भी ये करते हैं। साथ में इनका जो सबसे ज़्यादा मेजर इंपॉर्टेंट काम है ना, वो अब आने वाला है, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है। इट इनहिबिट वाइट ब्लड सेल्स, ये वाइट ब्लड सेल्स को इनहिबिट करते हैं दैट पार्टिसिपेट इन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। अनफॉर्चुनेटली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आल्सो रिटार्ड टिश्यू रिपेयर एंड एज अ रिजल्ट दे सो वाउंड हीलिंग, ठीक है ना। तो ये हमारे जो भी वाइट ब्लड सेल्स होती हैं उसको ये इनहिबिट कर देते हैं। बस ज़्यादा फोकस्ड होते हैं ये हमारे आरबीसी की तरफ और प्लेटलेट्स की तरफ कि वो जगह जल्दी तेज़ी से हील्ड हो जाए, बहुत तेज़ी से वो क्या हो जाए, भर जाए, ठीक है ना। उसके बाद ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एक चीज़ और करते हैं, हाई डोजेज ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। जब बहुत ही ज़्यादा आप डब्ल्यूबीसी को, ये इनके अंदर क्वालिटी क्या है, इनके अंदर क्वालिटी है कि ये डब्ल्यूबीसी को इनहिबिट कर सकते हैं। और डब्ल्यूबीसी में हमारे क्या होते हैं, एंटीबॉडीज़। तो इम्यून सिस्टम, अगर आप बहुत ही ज़्यादा हाई अमाउंट में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स लेते हो तो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो भी रिस्पॉन्स करना बंद कर देगा या कम कर देगा। इसीलिए जब भी हम किसी भी ऑर्गन का ट्रांसप्लांट करते हैं, किसी भी ऑर्गन का ट्रांसप्लांट करते हैं, तो उस समय हम इम्यून रिस्पॉन्स को क्या करते हैं, डिप्रेस कर देते हैं। रीज़न होता है क्योंकि यार अगर उसको डिप्रेस नहीं करोगे तो वो तुरंत ही, जैसे ही आप ऑर्गन ट्रांसप्लांट करोगे, आपकी बॉडी को लगेगा यार कुछ नई चीज़ हमारी बॉडी के अंदर आ गई है, आपकी बॉडी इसको डिस्कार्ड कर देगी, मतलब उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो इसीलिए हमें थोड़े टाइम के लिए इम्यून रिस्पॉन्स को साइलेंट रखना पड़ता है और धीरे धीरे फिर हम उसको फ्री करते हैं ताकि ये धीरे धीरे इसको पहचान सके, इस नए बॉडी पार्ट को, और इसको एक्सेप्ट कर सके। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का काम था। और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स मैंने आपको बताया कौन सीक्रेट करता है, ठीक है ना। जैसे कि ये देखिए, मैंने ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को कौन बताया था, क्या बताया था कि कौन सीक्रेट करता है, मैंने बताया था वो सीक्रेट करता है जोना फैसिकुलेटा वाली जो लेयर होती है वो सीक्रेट करते हैं। तो इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, इनके फंक्शंस को। साथ में यहाँ पे अब हम लोग बात करने वाले हैं एड्रिनल एंड्रोजेंस की। एड्रिनल एंड्रोजेंस, जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो हमारा एड्रिनल एंड्रोजेंस होता है वो एक सेक्स हार्मोन से, और ये बहुत सारे वेरियस हार्मोन सिक्रीट करता है। जैसे कि अगर हम बात को टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करता है जो कि टेस्टिस के थ्रू होता है, और आपको पता है क्या काम होता है यार, इसके आगे बारे में हम लोग चर्चा करेंगे टेस्टोस्टेरोन का। बेसिकली ये एक मेल हार्मोन्स होता है, और मेल के अंदर जो भी कैरेक्टर्स होते हैं जैसे स्पर्म प्रोडक्शंस, मसल्स बिल्डअप, ये सभी चीज़ों में टेस्टोस्टेरोन काम करते हैं। फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन काम करता है, तो वहाँ पर भी साथ में प्यूबिक हेयर्स, फेशियल हेयर्स, एक्सियल हेयर्स, ये सारे जो भी बॉडी के जो भी हेयर्स वगैरह मेंटेन करना है, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को मेंटेन करना, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं एड्रिनल एंड्रोजेंस। ये सिक्रीट करती हैं हमारी सबसे आखिरी वाली जो लेयर होती है वो, और वो कौन सी थी, जोना रेटिकुलरिस, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं एड्रिनल मेडुला पे। इंपॉर्टेंट है यार, इसको भी आप ध्यान में रखना। उधर एड्रिनल कॉर्टेक्स हो गया है, अब हम लोग जो नेक्स्ट लेयर की बात करेंगे एड्रिनल मेडुला। इंपॉर्टेंट है, इसको एक एक लाइन करके अच्छे से आप पढ़ते चलोगे, आपको समझ में आता चलेगा। द एड्रिनल मेडुला इज मॉडिफाइड पार्ट ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। एड्रिनल मेडुला बेसिकली हमारी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के रूप में मानी जाती है, ठीक है ना। इट consist of modified post-ganglionic sympathetic neurons. Modified post-ganglionic sympathetic neurons of adrenal medulla release hormones directly into blood. ये क्या करते हैं कि डायरेक्टली एड्रिनल मेडुला क्या करती है, हार्मोन्स को ब्लड के अंदर रिलीज करती है rather than releasing a neurotransmitters। और ये किस तरह से काम करते हैं, ये काम करते हैं एज एन, ये जो मैं बता रहा हूँ जो आपको पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स, ये हमारे पहली बात यहाँ पे जो एड्रिनल मेडुला वाले होंगे, ये बेसिकली जो पोस्ट सिंपैथेटिक होते हैं, ये गैंग्लियन, ये बगैर एक्सॉन के होते हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़, ये क्या करते हैं, अपने न्यूरो ट्रांसमीटर, मतलब दूसरे को सूचनाएं देने का काम कैसे करते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर के थ्रू करते हैं। तो ये अपना सभी फंक्शन किसके थ्रू करेंगे, न्यूरो ट्रांसमीटर के थ्रू करेंगे। द सेल्स ऑफ एड्रिनल मेडुला सिक्रीट हार्मोन्स, ठीक है ना। जो भी हमारी एड्रिनल मेडुला जो होती है वो जो रिलीज करेगी, यहाँ पे कहते हैं नहीं, इनटू द ब्लड रेदर देन रिलीजिंग अ न्यूरोट्रांसमीटर, द सेल्स ऑफ एड्रिनल मेडुला सिक्रीट हार्मोन्स। अब जो एड्रिनल मेडुला हार्मोन्स को सिक्रीट करती हैं वो कौन सी सेल होती हैं, द क्रोमैफिन सेल्स। जो एड्रिनल मेडुला की क्रोमैफिन सेल्स होती है सिक्रीट अनइक्वल अमाउंट ऑफ दीज हार्मोन्स, कुछ हार्मोन सिक्रीट करती हैं, वो हार्मोन्स होती हैं एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन।
क्लियर। और उनको जो भी सिग्नल्स देने का काम करता है दैट्स अ न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक। तो क्रोमैफिन जो होती हैं, सेल्स ऑफ एड्रेनल मेडुला सिक्रीट एन अनइक्वल अमाउंट ऑफ दीज हार्मोन्स। वो क्या करती हैं, कुछ हार्मोन्स का सिक्रीशन करती हैं, और वो हार्मोन्स कौन है, एपिनेफ्रिन है, जो कि तकरीबन 80% एपिनेफ्रिन होता है जो सिक्रीट करती है क्रोमैफिन सेल्स एड्रेनल मेडुला की, और 20% जो होता है वो नॉर एपिनेफ्रिन सिक्रीट करती है क्रोमैफिन सेल्स एड्रेनल मेडुला की। तो ये दो हार्मोन्स बेसिकली सिक्रीट करते हैं 80% और 20%, 80% एपिनेफ्रिन और 20% नॉर एपिनेफ्रिन। बोथ एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम एमिनो एसिड टायरोसिन, दोनों टायरोसिन से बनी होती हैं। इंपॉर्टेंट है, अगर कभी टाइम मिला तो इनके मैकेनिज्म को मैं आपको जरूर बताऊंगा, तो अभी आप बस इतना जान लो, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन आर कलेक्टिवली नोन एज कैटेकोलमिन्स। दोनों को अगर हम बताएं तो दोनों को हम लोग कहते हैं कैटेकोलमिन्स। तो अगर बात करूं तो एड्रेनल ग्लैंड कौन से हार्मोन सिक्रीट करते हैं, दैट्स अ कैटेकोलमिन्स भी आ सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा। कैटेकोलमिन्स मींस एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि यहाँ पे हमारे जो एपिनेफ्रिन है उनके रोल के बारे में हम लोग बात करते हैं कि उनके जो बायोलॉजिकल और जो बायोकेमिकल रोल हैं वो क्या क्या हैं एपिनेफ्रिन के। तो इनका बेसिकली काम होता है बायोकेमिकल एक्शन, जो भी हमारे बायोकेमिकल्स रिएक्शंस हो रहे हैं उसमें पार्टिसिपेट करना, ठीक है। स्टेरॉयड हार्मोन्स है तो ऑलरेडी पार्टिसिपेट करेगा। सीएमपी लेवल, ठीक है ना, सीएमपी लेवल को मेंटेन करना मसल्स के अंदर, इंक्रीज करना। ट्राइग्लिसरॉल मोबिलाइजेशन इंक्रीज ग्लाइकोजिनोलिसिस को ये इंक्रीज करते हैं, इस चीज को ध्यान रखना, ये ग्लाइकोजिनोलिसिस को इंक्रीज करते हैं, इस चीज को आपको याद रखना है। उसके बाद क्या है यहाँ पे, ग्लाइकोजन सिंथेसिस को डिक्रीज करते हैं। ग्लाइकोजन सिंथेसिस क्या करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, ये इस चीज को भी ध्यान में रखना है। फिजियोलॉजिकल एक्शन, ग्लूकोज रिलीज फ्रॉम लीवर, ठीक है ना, ये क्या करते हैं, ग्लूकोज रिलीज फ्रॉम लीवर, मतलब कि लीवर से ग्लूकोज के रिलीज होने को प्रमोट करते हैं, इंक्रीज करते हैं, ठीक। ग्लूकोज यूज बाय मसल्स डिक्रीज, जो भी मसल्स ग्लूकोज को यूज करती हैं उस प्रोसेस को क्या करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं कि भाई आप मसल्स मत करो, ब्लड में ग्लूकोज लेवल को ये बढ़ाते हैं। एक तरीके से जैसे हमारा जो काम बेसिकली करता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, वो काम ये बेसिकली हमारे करते हैं, ठीक है ना। आशा है आपको ये वीडियो पसंद है, पसंद को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और मेडुला और ये चीज़ आप देख लीजिएगा। बाकी जो भी छोटी मोटी चीज़ें हैं बची हुई हैं, सिग्नल्स वगैरह, उनके बारे में कभी नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा, क्योंकि उससे वीडियो लंबा भी नहीं होगा और आपको बोरिंग भी नहीं लगेगा।